नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिमडेगा पुलिस ने एक उग्रवादी की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 29 मार्च को बांसजोर ओपी क्षेत्र में बोंगेरा जंगल से एक शव मिला था, जिसकी पहचान PLFI उग्रवादी प्रवीण कंडोलना के रूप में हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर PLFI उग्रवादी की हत्या में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादी प्रवीण कंडोला के रूप में इनकी पहचान हुई है और 29 मार्च को बांसजोर ओपी क्षेत्र के बोंगरा जंगल से एक शव मिला था, जिसके बाद कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के अवैध संबंध के चक्कर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना 25 मार्च की है। दामोदर फुटबॉल मैदान में दुकान लगाने वाले मुकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि मुकेश की पत्नी ने अपने प्रेमी उज्जवल शर्मा के साथ मिलकर ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने उज्जवल शर्मा की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद कर लिया और मुकेश पंडित की पत्नी नीलम और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसे ही लोग आमने सामने हुआ, मुकेश पंडित ने उज्जवल शर्मा ने गोली चला दी, वहीं पर ये उसकी मौत हो गई। तो ये जो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, टोटल कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा एंगल है और जो पूरा हनी ट्रैप का एंगल है, वो भी अपने आप में एक नई चीज है। और इधर दुमका जसडी रेल रूट पर मुंडमाला गांव के नजदीक 18 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान जिरोलिया गांव की उषा हांसदा के रूप में हुई है। घर वालों का कहना है कि उषा शनिवार को बैंक जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और रांची के दुर्वा डैम में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की डैम में डूबने से मौत हो गई। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस और NDRF की टीम पहुंची, जिसके बाद एक युवक का शव डैम से निकाला गया, जिसका नाम सुफियान बताया जा रहा है। वहीं दूसरे युवक अमान के शव को भी NDRF की टीम ने डैम से निकाला। जानकारी के अनुसार हादसा डैम में नहाते वक्त हुआ था। और देखिए, आजकल JMM में सब कुछ ठीक नहीं है। शनिवार को स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पर निशाना साधा था। रविवार को लोबिन हेम्ब्रम ने स्टीफन मरांडी पर निशाना साधा। अब सवाल है कि क्या JMM में सब कुछ ठीक नहीं है? JMM में वार पलटवार, नेताओं में जुबानी जंग तेज। क्या JMM में सब ठीक नहीं है? और बार बार लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ साठगांठ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल एकदम ये सही बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सुना आपने, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी JMM के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को। लोबिन हेम्ब्रम ने सीधे सीधे पार्टी को चैलेंज कर दिया कि वो किसी तरह की कार्रवाई से नहीं डरते। पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी समझती है कि कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई करें। हम पर कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या कार्रवाई करेगा हम पर, क्या कार्रवाई करेगी पार्टी हम पर। अगर कार्रवाई करेगा ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं देगा, कोई बात नहीं है। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति को लेकर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रखा है, जिसको लेकर शनिवार को JMM नेता स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लोबिन हेम्ब्रम को इमेच्योर बताया था। मीटिंग में भाषण में बोला वो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिया। तो ये सब इमेच्योर दिमाग
क्या पैदाइश है खतियानी का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ में ये भी कह दिया कि हेमंत सोरेन तो खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। और मैं बता रहा हूं, यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में सरकार बनाया था, और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी, और फिर वहां से लौट के आए, तब तक ये बीजेपी की सरकार बनाए। बीजेपी से किसकी नजदीकी है और किसकी दूरी, ये तो बाद की बात है। लेकिन जिस तरह से जेएमएम के वार पलटवार हो रहे हैं, जेएमएम की सेहत के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड हज हाउस के निवर्तमान चेयरमैन ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है। रिजवान खान ने कहा है कि हेमंत सरकार मुस्लिमों को महज वोट बैंक समझती है। रिजवान खान ने कहा कि हेमंत सरकार ने 2 सालों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया। रिजवान खान ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में 56 करोड़ का हज हाउस बनाया गया था, जो अब खंडहर में तब्दील होने लगा है, लेकिन इस सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है। लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया समय, लेकिन ना अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, ना उर्दू एकेडमी का, ना वक्फ बोर्ड का, ना मदरसा बोर्ड का, और एक हज कमेटी का गठन किया गया। उसके भी चेयरमैन इरफान अंसारी, मात्र 2 साल से अधिक कार्यकाल हो गया, उनका समय का कार्यकाल हो गया गठन मनोनयन हुए हुए, मात्र 5 बार हज हाउस गए। और ऐसी स्थिति में ना सरकार काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो रख रखाव नहीं कर सकती। अल्पसंख्यक के साथ सिर्फ धोखाबाजी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क है। और रांची में नरकोपी थाने के मंदिरों गांव में शनिवार शाम 2 समुदाय के बीच झड़प होने की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। नरकोपी में सब शांति शांति है। सरहुल पर्व मनाती महिलाओं की ये तस्वीर रांची के नरकोपी थाना के मंदरो गांव की है। पुलिस की मौजूदगी में अभी जो यहां शांति दिख रही है, शनिवार को तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। शनिवार की शाम 2 समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। बताया जा रहा है कि इस्कॉन सोसाइटी के कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए मंदरो गांव से गुजर रहे थे। इसी बीच गाड़ी में बज रहे भजन कीर्तन से एक गाय बिदक गई, जिसके बाद बहस शुरू हो गई और हालात बिगड़ गए। लेकिन फिलहाल पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल की जो घटना थे वो अभी कंट्रोल में है। हम लोग, हमारे डीएसपी साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग यहाँ कैंप किए हैं रात से ही, और अभी वर्तमान में मामला अंडर कंट्रोल है। यहाँ की जितनी महिलाएं हैं अभी वर्तमान में त्यौहार मना रही है और ये लोग भाईचारे का प्रतीक दे रही है। हम लोग भी गांव में बैठकर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक तरह से माना जाए सिचुएशन अभी फुल्ली कंट्रोल में हम लोग के है। हालात को देखते हुए मंदरो गांव में बड़ी संख्या में इंडियन रिजर्व बटालियन की महिला जवानों को तैनात किया गया है। भीषण गर्मी के बीच ये महिला जवान गांव में घूम घूम कर बीती रात से ही गश्ती कर रही है। रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में आईआरबी के जो महिला पुलिस जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग कल रात 11 बजे से ड्यूटी में हैं और तब से ड्यूटी में ही घूम घूम कर गश्ती कर रहे हैं। अभी सब ठीक है, यहाँ पे सब नियंत्रण में है। पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि मंदिरों में तनाव तो है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस की मौजूदगी में आदिवासी समाज की महिलाएं सरहुल का पर्व मना भी रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और सरहुल की पूर्व संध्या पर रांची के हातमा बस्ती में जल भराई की रस्म पूरी की गई। सरना स्थल पर पूरे गांव की मौजूदगी में पाहन ने 2 घड़े में पानी भरा। इस दौरान मुर्गों की बलि भी दी गई। कल सुबह सरहुल के दिन पाहन घड़े में भरे इसी पानी को देखकर बारिश और फसल को लेकर पूर्वानुमान लगाएंगे।
हातमा बस्ती में सरहुल की पूर्व संध्या पर समाज के लोग मांदर की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। कल सरना स्थल पर और घरों में पूजा करने के बाद समाज के लोग जुलूस की शक्ल में नाचते गाते हुए सड़कों पर भी निकलते नजर आएंगे। सरहुल पर्व को लेकर पुलिस राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सरहुल पर्व के मद्देनजर 3 अप्रैल की रात्रि से ही भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं रांची के मेन रोड से भी 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहनों का आवागमन बंद किया गया है। सरहुल पर्व पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, यानी रांची की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किया है। सरहुल को लेकर के जहां तक जो राज्य सरकारी गाइडलाइन है उसको लेकर के भीड़ की संभावना जो भी है उस पे हम लोग देखते हुए ट्रैफिक का जो प्लान है वो हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हम लोग आउटर रिंग रोड पे ही उन लोगों को डिवर्ट कर देंगे। जैसे कि जो भी हमारे गाड़ियां जो है तिलता चौक की तरफ आएंगी उनको वहीं से रिंग रोड की तरफ भेज दिया जाएगा। नामकुम की तरफ से जो भी गाड़ियां आएंगी वो टाटी सिलवे होते हुए जो है वो हजारीबाग की तरफ प्रस्थान कर सकेंगी। सरहुल की शोभा यात्रा कांके रोड, रातू रोड, बोडिया रोड होते हुए स्टेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड, सुजाता चौक होते हुए सीरम टोली होते हुए सरना स्थल तक जाती है। ऐसे में अगर आप रांची में रहते हैं तो जुलूस के दौरान इन रास्तों पर जाने से बचें। एसएसपी आवास चौक से रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक से सीरम टोली सरना स्थल तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कचहरी के एसबीआई के पास रेडियम चौक तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंच सकेंगे। राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज, सुजाता चौक की ओर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कांटा टोली से बहु बाजार की ओर आने वाली वाहनों का परिचालन बहु बाजार तक ही होगा। बहु बाजार से मुंडा चौक सरना स्थल तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। तो अगर सरहुल के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इन रास्तों से होकर न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। रामेश्वर उरांव सरहुल की पूर्व संध्या पर हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोहरदगा के नगर भवन पहुंचे थे। रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए। रही दूसरी बात की गाइडलाइंस जो जारी हुआ सरकार से उसको मानना है। ये याद रखें हम लोग कि कोरोना गया नहीं, कम जरूर हो गया है लेकिन गया नहीं। अगर हम लापरवाह रहे, कोरोना वायरस के गाइडलाइन को फॉलो नहीं की तो दिक्कत हो सकती है, फिर से कोरोना जैसी बीमारी आ सकती है। और रामनवमी को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने तर्कहीन बताया है। जयंत सिन्हा ने कहा है कि ये आस्था पर चोट करने वाला गाइडलाइंस है। दरअसल झारखंड सरकार मात्र 100 लोगों के साथ ही जुलूस निकालने की इजाजत दी है। जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार के गाइडलाइंस को बदलने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मैंने सोशल मीडिया के द्वारा दोहराया भी है कि ये सब जो नियम बने हैं ये तर्कहीन है और आस्था पे एक बहुत बड़ा इससे चोट लगने वाला है। मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि ये तर्कहीन नियम को बदला जाए। जो भजन कीर्तन पे उन्होंने रोक लगाया है
जो शाम के जुलूस का उन्होंने रोक लगाया है, जो जुलूस की संख्या इन्होंने कम की है, इसके द्वारा हम अपनी आस्था को उजागर नहीं कर सकते हैं। राज्य के NUSRL लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए। राज्यपाल और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मेधावियों को पुरस्कृत किया। साथ ही स्नातकोत्तर के 3 सत्र के 108 विद्यार्थियों को डिग्री भी दी गई। गोड्डा में पहाड़िया समुदाय के लोगों के लिए घर तक अनाज पहुंचाने की योजना चल रही है, लेकिन सुंदर पहाड़ी प्रखंड के मासपाड़ा में डाकिया योजना फेल दिख रही है। लोगों को घर घर तक अनाज नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि हर महीने राशन देने के बाद जब वे डीलर से करते हैं तो उन्हें नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। लोगों की माने तो 5 साल पहले उन्हें अनाज मिलता था, लेकिन नाम काटे जाने के बाद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव झा ने। PDS सिस्टम के अंदर आने वाला डाकिया योजना, ऐसा योजना जो पहाड़िया समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता हो और पहाड़िया को घर घर तक अनाज पहुंचाने के लिए दिया जाता हो। लेकिन जब पहाड़ों पर आप चलकर देखेंगे तो वहां की स्थिति आपको बिल्कुल विपरीत दिखेगी। आपको पता चलेगा कि जो ग्रामीण हैं उन्हें घर तक अनाज नहीं पहुंचता है, और जो ग्रामीण अनाज ले भी रहे हैं वो भी यहां से 5 किलोमीटर तक दूर जाकर उस डीलर के घर से लेकर अनाज आते हैं, वो भी 3 महीने में एक बार। जी हाँ, 3 महीने में एक दफ़ा इन्हें अनाज मिलता है। और कुछ लोग इस गांव में ऐसे भी हैं जो पहाड़ और सुदूर इलाकों में रहते हैं और पिछले 5 वर्षों से उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। 5 वर्ष पहले उन्हें अनाज मिलता था, फिर किसी राजनीतिक कारणों के कारण उनका PDS सिस्टम से नाम हट गया और आज उन्हें अनाज नहीं मिलता है। हमारे साथ एक अम्मा जी हैं जो बता रही थी अभी कि उनका 5 वर्षों से उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। उनके हाथ में आप देखिए कि उनके हाथ में वो कागजात भी हैं जो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि 2020 में उन्होंने इस सिस्टम में आने के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन अब तक उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ काकी? बीमा रामी। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? हमको चावल नहीं मिलता है। कितने दिन से? इतना दिन से 5 बच्चर हो गया, यही साल पूरेगा तो 5 वर्ष से नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था? पहले मिलता ही, पैर तड़ा वाला डीलर था, उसको पास में बहुत दिया है, लेकिन नहीं दिया। ये ना तो पड़ा वाला हमको नहीं दिया है। अच्छा, डीलर बदला तो नहीं मिलने लगा अनाज? नहीं। तो अभी भी जो गांव में अनाज दे रहा है वो भी तो 3 महीना में एक बार पहुंचा रहा है और लोगों को नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचता आपको? भैया क्या स्थिति है अनाज का, यहाँ क्या दिक्कत आता है? अनाज तो मिलता है लेकिन वही महीना नहीं मिलता है, बल्कि सरकार का कहना है कि PTG विशिष्ट गर्मी मतलब जनजाति को महीना चावल देने का है, पर जो है हम लोग घर पहुंचा कर घर पहुंचा के देना है डाकिया योजना के तहत। लेकिन हम लोगों को जो है 3 महीना में एक बार, नहीं तो 2 महीना में एक बार देता है। लेकिन अभी तो कार्ड में दिखा है कि 2021 में ही दिया, 22 में अब तक एक भी? हाँ, 22 का एक बार भी नहीं मिला है। तो ये कमोबेश स्थिति हर गांव की वही है जहां डाकिया योजना चलना चाहिए था, लेकिन धरातल पर बिल्कुल तस्वीरें अलग नजर आती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सालुकडीह गांव में तालाब के पास एक हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल तालाब में हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए जंगल से निकलकर आया था, जिसमें से एक मादा हथिनी ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। हाथी बच्चा को देखने के लिए आसपास के लोगों का दूर दूर से हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि आदमियों का झुंड आते देख हाथियों का झुंड हाथी बच्चा को लेकर सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के हेसाडीह जंगल की ओर निकल गए। आपको बता दें कि ईचागढ़ के जंगलों में अब तक 4 हाथी बच्चे जन्म ले चुके हैं। सिमडेगा में किसान बड़े पैमाने पर शहतूत की खेती कर रहे हैं। रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती की गई है। साथ ही साथ इनके फलों को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा जाता है, जिससे जिले के किसानों को दोगुना फायदा होता है। इनके फलों के औषधीय गुणों के कारण भी इसकी मांग अधिक रहती है। खेतों का जायजा लिया संवाददाता श्रीराम पुरी ने।
हमारे क्षेत्र में जैसे बीरू में है, फरसा बेड़ा में है, यहाँ शहतूत का बागवानी किया गया है और ये शहतूत से बहुत काफ़ी यहाँ फ़ायदा मिलता है लोगों को। जैसे हम लोग के देहाती में खाते समय ब्लड भी बनता है, फिर लोगों को इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। ज़्यादातर जो लोग इसको गर्मी के दिन में खाते हैं, ज़्यादातर ये वसंत के ऋतु के समय में ही मिलता है हमारे क्षेत्र में इधर, लेकिन उनको लूह का प्रभाव नहीं होता। इसके अंदर करीब 80% वाटर होता है और सिर्फ 1% फैट होता है, जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। सिमडेगा जिला वनोत्पाद से आच्छादित जिला रहा है। सिमडेगा जिला में वनोत्पाद से ही जीवन चलता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मलबरी जो लगाया गया है, यह शहतूत का मलबरी है। इस मलबरी से कुछ दिनों के बाद फल भी मिलेंगे और इसी शहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े भी पलेंगे और रेशम के कीड़ों से जो रेशम निकलेगा उससे सिमडेगा जिला रेशम के कपड़ों की बुनियाद खड़ा करेगा और उस रेशम के कपड़ों से सिमडेगा जिला की एक पहचान बनेगी। सिमडेगा में जो वनोत्पाद का क्षेत्र है उससे कितना लाभ है वो है शहतूत का पौधा बता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को 3-0 से मात दी। झारखंड की टीम ने सेमीफाइनल मैच में हॉकी महाराष्ट्र को 1-0 से पराजित कर लगातार 5वें साल फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 पर देखते रहिए बिहार झारखंड के तमाम बड़ी खबरें।